जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश यूट्यूब चैनल मैथ विद राजेश इंडियन 360 में आप सबका फिर से स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हम सेशन की शुरुआत आज 66 क्वेश्चन से करेंगे। 65 क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो हमारा शिफ्ट 1 का 1/10/2018 का क्वेश्चन पेपर आज हम करने वाले हैं मैथ्स के। ठीक है, हाँ, और बेटा पीडीएफ का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप देख लेना, क्योंकि क्वेश्चन हम कराएंगे नहीं यहाँ पे ना। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखेंगे नहीं, कहने का मतलब क्या है हमारा, क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन आपको सामने नहीं दिखाई देंगे, मैं बोलूँगा अवश्य। ठीक है, और एक एक क्वेश्चन करते हैं अपन, क्लियर है ना। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, नहीं मिलता है तो आप कमेंट्स में मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है ना, कमेंट बॉक्स में लिख के, क्लियर है ना भाई। हाँ, तो आज से हम 66 क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्वेश्चन पढ़ो बेटा ना। तो आपका 66वां क्वेश्चन देखो बेटा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है आपसे क्या कि 8 मीटर ऊंचे एक प्लेटफॉर्म के शीर्ष से एक टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। ठीक है, बिल्कुल ठीक है भाई आप बताओ 8 मीटर ऊंचा एक प्लेटफॉर्म है, ये मैंने मान लिया 8 मीटर ऊंचा एक प्लेटफॉर्म है, ये लो भाई 8 मीटर ऊंचा एक प्लेटफॉर्म है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना, हाँ, और ये आपका धरातल हो गया, मान लेते हैं टावर है, क्या है टावर, बोलो भाई ये टावर मान लिया। अब यहाँ से कह रहा है इस ऊंचे प्लेटफॉर्म से तुम यहाँ पे क्या देख रहे हो, टावर का उन्नयन कोण क्या बता रहा है, वो 30 डिग्री बता रहा है, ये टावर का उन्नयन कोण। ठीक है ना, यहाँ पे ये धरातल माना जाएगा इसके लिए, है भाई हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ये 30 डिग्री है, उन्नयन कोण है, ये कौन सा कोण है, उन्नयन कोण। क्लियर है ना, हाँ भाई यहाँ तक सही है। आगे देख लेते क्या कह रहा है। यदि प्लेटफॉर्म टावर से 40√3 मीटर दूर हो, यदि प्लेटफॉर्म ये टावर है, ये क्या है बेटा टावर, ये हमारा टावर है, ठीक है, और ये हमारा क्या है प्लेटफॉर्म है, क्या है प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो टावर और प्लेटफॉर्म के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है बेटा, 40√3 है, कितनी है 40√3 मीटर, 40√3 मीटर ये डिस्टेंस है। यहाँ तक सही है क्या? ठीक है, आपसे पूछ कह रहा है वो देख लो, आपसे कह रहा है तो टावर कितना ऊंचा होगा, भाई बताओ तो टावर कितना ऊंचा होगा, ये हमें निकालना है। तो टावर की हाइट चाहिए आपको, टावर की क्या चाहिए, हाइट, ये कंप्लीट हाइट चाहिए आपको, ये एच कंप्लीट हाइट चाहिए। ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप इसे मुंह जबानी मौखिक रूप से आंसर दे देंगे। ठीक है ना, है ये हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है बेटा, है ना। उन्नयन कोण मतलब होता है नीचे से कहाँ देखना, ऊपर। ठीक है, और अवनमन कोण मतलब होता है मैं ऊपर से कहाँ देखता, नीचे। सही है नहीं है? अगर अवनमन कोण की कहता तो हमारा अवनमन कोण ये बनता बेटा, ये। ठीक है, कोण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोण किसी पर प्रभाव नहीं डालेगा, 30 डिग्री वहाँ है तो 30 ही आएगा। उन्नयन अवनमन से कोण पर, एंगल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बस फर्क इतना सा पड़ेगा कि हमें जो डायग्राम बनाना है वो उसमें उसकी सुविधा हो जाएगी। सुविधा ये हो जाएगी कि उन्नयन कोण यानी भाई हम यहाँ से देख रहे हैं टावर के, यहाँ से सॉरी प्लेटफॉर्म के ऊपर से टावर के शीर्ष को देख रहे हैं, टावर का शीर्ष है। ठीक है, जो कितने डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है, 30 डिग्री का। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, हाँ, तो देख लो भाई हाइट। अब ये जब आप बताओ, मैंने आपको रेशो एक पहले भी हमारा क्वेश्चन कर चुकी, मैं वहां पे रेशो के बारे में बता चुका कि अगर 30 डिग्री होता है तो यहाँ पे रेशो कितना होता है बेटा, √3 होता है। कितना होता है, √3। ठीक है, और ये वैल्यू होती है 1, ये वैल्यू क्या होती है 1। ठीक है, बोलो हम इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल की। क्लियर है नहीं है, बोलो समझ में आया नहीं आया? तो मैं ये हाइट निकाल लेता हूँ, अगर वैल्यू आप नाम देना चाहो तो दे सकते हो, ABC, ये D है और ये E है बेटा, है ना। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, बोलो बोलो। ठीक है, तो आप बताओ यहाँ पे √3 है, रेशो √3 है, तो √3 बराबर मैं 40√3 के कर सकता हूँ क्या? √3 बराबर हम कह सकते हैं 40√3। बताओ भाई कोई किसी को प्रॉब्लम है तो, क्योंकि ये रेशो में दूरी है, ये √3 इसको बता रहा है, ये रेशो में बता रहा है। एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 40√3। तो बताओ √3 बराबर कितना है, 40 है, तो तुम बताओ यहाँ से √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, 1 का मान निकालूंगा तो 1 का मान 40 नहीं आएगा क्या? बोलो बेटा 1 का मान 40 नहीं आएगा। अगर 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, BC को। किसको कर रहा है, BC को। तो बताओ आप ये BC की वैल्यू नहीं है क्या? बताओ, बोलिए भैया आप एक बार। समझ में आया नहीं आया? ये BC की वैल्यू नहीं है कि 1 की वैल्यू चाहिए थी, तो 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, 40 आ रही है। तो आप बताओ ये 40 को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा, बता दीजिए आप एक बार। ये 40 मीटर नहीं आएगा क्या? आएगा नहीं आएगा? 40 ये आ गया। दुनिया जानती है कि AD 8 है तो ये भी 8 ही होगी, BE भी।
बोलो जानते हो नहीं जानते? तो ये भी बोलो आप कर लोगे नहीं कर लोगे, 8 मीटर होगी नहीं होगी। अतः आप बता दीजिए, आप खुद ही बता दीजिए तो टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगी, बताओ बेटा टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगी, टावर की ऊंचाई क्या हो जाएगी, आप बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं, सही है नहीं है? तो बोर्ड को आप बता दीजिए कि 40 तो वो है और 8 ये है, तो बेटा 48 मीटर टावर की हाइट हो जाएगी। आप इसे मौखिक भी कर लेते, 40 तो ये है, 8 ये है, तो ये हो गया टोटल 48, ये पूरा टावर है। क्लियर है ना? ये 8 है तो ये 8 ही तो होना है भाई, बताओ। ये रेलवे बोर्ड को आप कह दीजिए। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, तो बता दीजिए कहीं प्रॉब्लम है तो नहीं है ना? तो 48 मीटर हमारा क्या है, आंसर है। आप ये रेशो याद रख लेना, मैंने पहले भी बताया है आपको, है ना? सही है नहीं है? फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ बेटा, मैं फिर एक बार रिपीट कर देता हूँ, फिर आपको एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, ठीक है? अगर यहाँ पे 30 डिग्री एंगल हुआ तो यहाँ पे √3 का रेशो बनता है, यहाँ 1 बनता है, यहाँ 2 बनता है। याद रख लेना आप इस चीज़ को, ठीक है? हाँ, अगर यहाँ पे 45 डिग्री का बनता है तो यहाँ पे रेशो बेटा 1 का बनता है, ये 1 का बनता है, यहाँ पे ये √2 बनेगा। क्लियर है ना? और अगर यहाँ पे 60 डिग्री का बनता है तो यहाँ पे कितना का बनेगा, बोलो बोल दीजिए। यहाँ 1 बनेगा, ये √3 बनेगा और ये कितना बनेगा, 2 बनेगा। ये कैसे आए, क्यों आए, ये कारण अभी आप ना पूछे तो बेहतर है, ठीक है? आगे चले, हम आगे चले, याद रखना बेटा ना, समझ में आया ना? हाँ, क्लियर है? तो आपकी बार रेलवे बोर्ड से आप कह दो कि अब की बार हमारा सिलेक्शन पक्का है, ठीक है? हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन ना दे तो बेहतर, दे तो बहुत अच्छी बात है, ना दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया ना? आप पूरी तरह तैयार हो ना भाई, है कि नहीं? ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना? तो पहले क्वेश्चन की अपार सफलता आपको मिल ही चुकी है, तो अब आ जाओ भाई 67 क्वेश्चन पर। 67 क्वेश्चन पर है, घबरा अब की बार तो छक्के उड़ा दो, है ना? इसके देखो भाई 67 क्वेश्चन बेटा, ये बस ये देखो, फिर आ गया बोर्डो मास का। देखो तीसरा सवाल है, इसी शिफ्ट का तीसरा सवाल है। 2 सवाल मैंने कल करा दिए, ये तीसरा सवाल है। 23 - 6 × 2 + 21 भाग 7, है ना? भाग 7 × 3 - 4 × 2 + 12 है भाई। और ये क्वेश्चन मार्क है। अरे भाई क्या है, कर लें क्या, ये कर लोगे ना आप खुद? देखो आप बताओ, 23 है माइनस, भाग पहले हल करेंगे लेकिन भाग की यहाँ पे प्लस का साइन है ना, तो मैं इनको गुणा कर सकता हूँ। 6 दूनी 12 प्लस 21 में भाग 7 का 3 बार जाएगा, नहीं जाएगा, बोलो 3 बार 3 तिया 9। क्लियर है क्या ये चीज़, है ना? -4, ठीक है, वही गुणा करेंगे माइनस से पहले। 4 दूनी 8 लिख दूं क्या मैं यहाँ पे भाई? 4 दूनी क्या लिख दूं, 8 + 12। यहाँ तक क्लियर है क्या भाई? आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, है ना? कर लोगे आप, कोई दिक्कत थोड़ी है। अब आप देखो बेटा, 9 में से 8 गया, 1 ही तो बचना है, ये 1 बचना है ना? और 23 में से 12 गया तो 11 ही तो बचा है, यहाँ पे प्लस का 11, ये प्लस का है यहाँ पे, और ये +12 है ही भाई यहाँ पे। तो बोलो 12 और 12 कितना हो गया, 24। तो 24 इसका आंसर है, दैट्स ऑल, यही हमारा आंसर है। कहीं पे प्रॉब्लम है तो बता दीजिए आप एक बार, है भाई? ठीक है, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई क्वेश्चन नहीं है ये, आप कर लोगे। पहले भाग सरल कर लेना बेटा, फिर गुणा कर लेंगे, फिर प्लस या माइनस कर लेंगे, है ना? आप साथ साथ करते रहें सवालों को। ये तो क्वेश्चन मैंने लिखा भी दिया सामने, ठीक है? हाँ, अब आ जाते बेटा 68 क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 68, फटाफट देख लेते सवालों को। देखो आज उड़ा देते हैं पढ़े। देखो बताओ भाई, बताओ, है भाई? बता दो आज आप बता ही दो कि अब हम सीख चुके हैं भाई एडवांस मैथ भी। समझ में आया नहीं आया? हाँ, आप है ना डराओ मत, हमें डराओ मत इन क्वेश्चनों को दे के, हैं? a³ + 1/a³ की वैल्यू पूछ रहा है हमसे। a³ + 1/a³ की वैल्यू पूछ रहा है, का मान बताओ बेटा कितना होगा, है ना? ठीक है ना? सही है नहीं है भाई? इसकी वैल्यू पूछ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो वैसे तो मैंने भाई आपको सब कुछ करा रखा है। इसकी वैल्यू तो आप देखते ही बता दो, इसकी वैल्यू 0 आनी है। क्या आनी है? 0। बोलो आनी है नहीं आनी है? ठीक है ना, आप देख लेना, मैंने आपको सब कुछ करा रखा है। आप बताओ ना। देखो सीधा सा क्वेश्चन है, a + 1/a = √3 हो तो इसकी वैल्यू 0 होती है। क्या होती है? 0। और स्पेशल नोट भी लिखा रखा है, अगर ये 0 है तो इसकी वैल्यू √3 होगी। उल्टा सीधा कैसे भी पूछे आंसर हम बता देंगे। समझ में आया नहीं आया? ठीक है भाई? नहीं आया समझ में? अरे हमने आपको ऐसे करा रखा है कि x + 1/x अगर √3 है,
√3 है, तो एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर होगा भैया 0। क्या होगा बेटा? 0 होगा। बोलो कोई दिक्कत है तो? ठीक है, अगर आपसे कहे कि एक्स क्यूब प्लस 1/x क्यूब 0 है तो बताओ भाई x प्लस 1/x का मान क्या होगा? तो √3। ये स्पेशल कंडीशन है, आप इसे याद रख सकते हो। फिर आप ये कहो नहीं गुरुजी हमारी तो समझ से बाहर है, हमें तो करके ही बताओ, तो करके बताओ तो बेटा आ जाओ इधर। देखो भाई a क्यूब प्लस 1/a क्यूब की वैल्यू अगर हमें चाहिए तो एक फॉर्मूला हम बना के बताते हैं भाई आपको, है ना। फॉर्मूला तो क्या है, आप वैसे भी निकाल सकते हो उस चीज को, a क्यूब माइनस 3a, a क्यूब माइनस 3a, सही है ना। यानी मैं यहाँ पे कह सकता हूँ x क्यूब माइनस 3x, ये एक फॉर्मूला बन जाता है। a b c कुछ ही मान लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। नहीं है तो आप बताओ x की वैल्यू क्या बेटा? √3 है ना, ये √3 रखना है, तो √3 का क्या करना है? क्यूब करना है। -3 x की जगह √3 रखना है, तो √3 का क्यूब करूंगा तो 3√3 ही तो आएगा, 3√3 ही तो आएगा, -3√3 आएगा, नहीं आएगा। 3√3 में से 3√3 घटाएंगे, क्या आएगा? 0 आएगा। अब बताओ अब हमने क्या कर दिया? अब भी तो 0 ही आ रहा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है ना, है या नहीं है? अब तुम कहो गुरुजी बेसिक से बताओ, तो बिल्कुल बेसिक से हम बता सकते हैं, ऐसी कोई बात है नहीं। पर आप मुझे पता है फिर ये कहोगे भाई गुरुजी ऐसे याद रख लेंगे हम तो, ठीक है ना। हाँ मैं अब ये कह रहा हूँ मैं बेसिक से बताता हूँ, लेकिन अब क्लास में सही रहेगा ना, ठीक है। यहाँ टाइम ज़्यादा लग जाएगा, आप देखना पसंद नहीं करेंगे। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, हाँ तो वो तो क्लास ही सही है फिर, है ना। ठीक है, बाकी आप देख लेना बेटे समझ में आया नहीं है, ये बता दीजिए। आप इसको डायरेक्ट याद रख सकते हो, ठीक है। बाकी आप ऐसे करोगे या फिर मैं कहूँ दोनों तरफ होल क्यूब करोगे, तब जाके कोई कंडीशन ये वाली बनेगी, तो पक्षांतरण करा के आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कर लोगे ना भाई? कर लोगे ना? तो बताओ आप, बोर्ड ये समझता है कि हम नहीं कर पाएंगे हैं, और आज आपने आंसर दे ही दिया, तो बताओ सिलेक्शन होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा, 100% होगा, कहीं घबराने की जरूरत है ही नहीं। सब कुछ तो पढ़ रखा है हमने, है भाई, है। वो ये जानता है कि नहीं अब की बार तो हम क्वेश्चन ऐसे देंगे। क्या दोगे आप? हम छोड़ेंगे ही नहीं ना, सही है नहीं है? ठीक है, तो बस आप पूरी तैयारी में लग जाओ और देश को समाज को बता दो कि अब की बार हमारी तैयारी बेहतर है, ठीक है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 70 बेटा। 70 क्वेश्चन क्या कहता है आपसे? 70 क्वेश्चन क्या कहता है कि 4 संख्याएं ए बी सी डी ऐसी है कि उनका समग्र औसत 23 है। अरे भाई ए बी सी डी सही है नहीं है? ये 4 संख्या, इनका एवरेज कितना है बेटा? 23 है। तो पता एवरेज होता है राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। बता दो भाई, बता दो, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या एवरेज नहीं होता क्या? सही है ना? तो तुम बताओ ये औसत ही तो हो गया। मैंने चारों संख्याओं को जोड़ के 4 का भाग दूं तो 23 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? यानी मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ a प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर 23 से 4 भाग में गुणा कर दो 23 चौके, है भाई। 23 चौक क्या हो जाएगा? 92। तो ये चीज समझ में आई नहीं है? बिल्कुल आगे पढ़ते हैं। आगे कह रहा है ए और बी का औसत 19.5 है। ए भैया ए और बी बेटा देखो ये क्या कह रहा है, ए और बी है उसका औसत कितना है? 19.5 है भाई। अरे योग कितना हो जाएगा? ये संख्याएं 2 हैं तो 2 से गुणा कर दो। भाई औसत कैसे निकलता है? इन दोनों के योग में 2 का भाग दोगे तो 2 इधर आए, गुणा हो जाएगा ना। तो बताओ ना, अगर मैं 2 से गुणा कर दूं तो योग आएगा नहीं आएगा? बोलो योग बराबर औसत गुणा संख्या, योग बराबर औसत गुणा संख्या। तो बोलो इनको 19 दूनी 38 और 0.5 को 2 से गुणा करो, एक ही तो बनेगा। 0.5 एक बेटा मेरा मतलब ये कहने का है कि 39 नहीं आएगा क्या? तो a प्लस बी कितना आ गया भाई बेटा? 39 आ गया। कितना आ गया? 39 आपसे चाहिए किसका? वो कह रहा है सी और डी का औसत बताओ। अरे कितना सिंपल है, ए और बी 39 आ गया तो ए बी की जगह 39 रख दें हम यहाँ पे। इसकी जगह हम क्या रख देते हैं? 39 रख देते हैं प्लस सी प्लस डी, बाण में आ ही गया, ठीक है। ये बोलो इधर आया तो माइनस को हो जाएगा, तो C प्लस डी तो आ ही जाएगा, नहीं आ जाएगा? है भाई, है ना। तो बाण में -39, तो बता दो बेटा कितना गया? 12 में से 9 गया, कितना बचा? 3, है ना। और 8 में से 3 गया, कितना बचा? 5। 53 नहीं आ गया क्या? तो C प्लस डी कितना आ गया? 53। लेकिन हम तो ये योग आया है, हमसे क्या पूछ रहा है? औसत। औसत होता है राशियों का योग बट राशियों की संख्या। तो योग तो कितना है? 53। एवरेज चाहिए हमें, क्या चाहिए? एवरेज। तो 53 है, 53 में कितने का भाग संख्या है? ये 2 सी और डी का योग है ना, और सी और डी को औसत चाहिए तो 2 का दे दो भाग बेटा। बोलो 26 दूनी 52, 26.5 नहीं आएगा क्या? बोलो भाई कोई प्रॉब्लम है तो? ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन। ये 70 क्वेश्चन है, ठीक है ना। कुल मिला के आप इसे भी मुंह जवानी से कर सकते थे, ठीक है, पर ये तो हमने करके बताया है आपको, है ना। समाज को दिखाया है कि हम करना जानते हैं, है भाई।
ठीक है, बच्चों को बता दो हमने कर लिया है भाई, आगे चले, ठीक है ना। हाँ, तो आपसे एवरेज पूछ रहा है, एवरेज होता है राशियों को योग बटा राशियों की संख्या, है ना। तो आप थोड़ा ध्यान रखना भाई, योग निकालू संख्या निकालू, क्या निकलवा रहा है, जैसे जैसे करते जाएंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था जो आप कर लोगे, इंटेलिजेंट हो ही, कोई आपको रोक नहीं सकता, ठीक है। हाँ, करने से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 71, क्वेश्चन नंबर 71 को क्वेश्चन कहता है 250 रुपये पर 4.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 साल में प्राप्त ब्याज क्या होगा। अरे भाई देखो, ये कोई क्वेश्चन है क्या? तुम कहोगे यार ये कोई क्वेश्चन है क्या, आने लायक क्वेश्चन है क्या? भाई सही है, नहीं है कि 250 रुपये, कितना रुपये? 250 रुपये, है ना। और दर कितनी है? 4.5%। बेटे 4.5% है 1 साल की। कितने साल की? 1 साल की। तो 1 साल की 4.5% है, तो 2 साल की कितनी हो जाएगी? 9%। मैं वैसे कर लेता, इसमें समझ में आया नहीं आया? बोलो, सही है नहीं है? तो ये 9% निकाल लो, परसेंट हटाऊंगा 100 नीचे आ जाएगा, यानी आपका वही फॉर्मूला लग गया साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। समझ में आया ना, है ना। और इसी चीज को बेसिक भी कर सकते हैं कि 250 का 4.5% निकाल लो, लेकिन आप पता है 1 साल का ब्याज आएगा, आपको 2 साल का चाहिए, तो 2 साल का चाहिए तो 2 से गुणा और कर देंगे, 9% हो गया। 9% निकाल लेते हैं, 250 का वही हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो 0 से 0 कट जाएगा, पॉइंट हटाऊं तो 1 0 और आएगी, नहीं आएगी नीचे, सही है ना। और चाहे मत हटाओ पॉइंट, है ना, ऐसे ही रहने दो। देखो ऐसे कर लेते हैं बेटा, देखो आप बताओ, 1 मिनट, ये पॉइंट हटा लो, तुम्हें डर लग रहा है तो 0 हो गया है भाई। ये 0 से ये 0 मैंने कैंसिल करी थी, 25 से काटे क्या, 25 से कम 25, 25 चौके 100। बोलो भाई बेटा कोई दिक्कत है तो 45 दूनी कितना हो, 2 से काट लो, काटना चाहो बेटा 2 हो गया, 2 बार कट गया। 45 का आधा कितना हो गया? 22.5, 22.5 रुपये, ये आंसर है। 22.5 रुपया क्या हो गया, अपना हाफ कर दिया ना अपन ने, तो 22.5 रुपये इसका आंसर हो गया। बता दीजिए, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो गया। ठीक है बेटे, कोई क्वेश्चन है क्या? नहीं है ना कोई क्वेश्चन, ठीक है। आज तो आपने कह दिया दोस्त, देख ले, ये देखो हमने कर दिया क्वेश्चन, है भाई। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72, ठीक है बेटा। 72 देखो बेटा, 72, एक थैले में नीली और लाल गेंदे एक नियत अनुपात में, देखो क्वेश्चन अच्छा है, आप समझना बेटा, है ना, ठीक है। एक थैले में नीली और कैसी गेंदे? लाल, एक ब्लू है और एक क्या है? रेड है। नीली और लाल गेंदे हैं, ब्लू और रेड, ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आया आपने, ठीक है। आगे देखते हैं। अच्छा, नीली और लाल गेंदे एक नियत अनुपात में हैं। नियत अनुपात का मतलब समझे क्या आप? है भाई, नियत अनुपात का मतलब है कि जिनकी वैल्यू बदले ना बेटा, है ना। रेशो क्या रहे? समान रहे, क्या रहे? समान। समझ में आया नहीं आया? वो नियत अनुपात होता है, इसी का उपयोग करना हमें ना। जब इसमें 84 लाल गेंदें थी, लाल गेंदें कितनी थी? 84, कितनी थी? 84। नीली गेंदों की संख्या 36 थी, है भाई। नीली गेंदों की संख्या कितनी थी? 36, सही है ना। तो पहले लाल गेंदे दे रहे हैं ना, तुम लाल गेंदे लिख लो यहाँ पे बेटा, फिर यहाँ पे मैं लिख दूँ ब्लू गेंदे, है ना, जो कितनी है? 36 है, ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया। आगे देखो, आगे कह रहा है यदि नीली गेंदों की संख्या 54 है, नीली गेंदों की संख्या कितनी है? 54 है। लो भाई, नीली गेंदे कितनी है? 54 है, नीली गेंदे 54 है, ठीक है भाई, सही है ना। नीली गेंदे 54 है, तो थैले में कितनी लाल गेंदे हैं? तो लाल गेंदे क्या हो जाएगी बेटा? x मान ली, क्या मान ली? x। तो थैले में लाल गेंदे तो चाहिए, ये x मान ली। अब देखो मैंने कहा ना नियत अनुपात में है, नियत अनुपात का मतलब आप समझ जाओ कि ये वैल्यू क्या होगी बेटा? इक्वल होगी, क्या होगी? इक्वल। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना, बोलो भाई। तो x की वैल्यू निकाल लो, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप देखो यहाँ करना चाहो तो यहाँ से भी कर लो, चाहे आप, समझ में आया ना। 4 से काट लो, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 नाम 36, 4 से सिंप्लीफिकेशन काट ली ना, कट सकता है ऐसे। अब आप बताओ, अगर मैं यहाँ पे 54 है, तो बताओ यहाँ पे मैं आपसे ये कहूँ कि ये 9 है, 9 को अगर मैं 6 से गुणा कर दूँ तो 54 नहीं आ जाएगा क्या? तो भाई बताओ, जब 9 को आपने 6 से गुणा करने पर 54 आ रहा है, तो 21 को किससे गुणा करूँ कि यहाँ पे कोई संख्या आ जाए? तो 21 को भी किससे गुणा करेंगे? 6 से, क्योंकि रेशो मुझे क्या रखना है? बराबर रखना है, बराबर का साइन लगा हुआ है। तो तुम बताओ, अगर मैंने इधर 6 से गुणा किया है तो इधर भी आप 6 से गुणा कर दो। ये चीज बदलनी थोड़ी चाहिए, नहीं बदलनी चाहिए, नियत रहनी चाहिए। तो 6 से गुणा कर देते बेटा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 126 हमारा आंसर है। कोई दिक्कत हो तो बोल दीजिए। समझ में आया नहीं आया? सही है क्या? बोलो भाई। जय भाई। सॉरी दोस्तों, सॉरी भाइयों बहनों, लाइट चली गई है, ठीक है। ये बेसिक प्रॉब्लम हुई पड़ी है अभी, है ना। सही है क्या? चलो इंतजार करते हैं, 2 मिनट, है ना। आती है तो मैं कंटिन्यू करता हूँ क्लास को, ठीक है भाई। हाँ, थोड़ी देर आप वेट करें, थोड़ा सा, ठीक है, जाए नहीं,
है ना, इंतज़ार का फल मीठा होता ही है भाई, ठीक है। मुझे भी नहीं दिख रहा, वरना क्वेश्चन तो मैं पढ़ ही लेता है भाई, आपको मैं भी नहीं दिख रहा हूँगा, ठीक है। थोड़ा सा इंतजार करते हैं, थोड़ा सा आप बस अब हाल चाल ही बता दीजिए अपने, हैं भाई, गांव में बारिश वारिश कैसे चल रही है। आ गई ना लाइट, ठीक है। इसलिए तो कहते हैं भाई इंतजार का फल क्या होता है, मीठा होता है भाई, घबराने की आवश्यकता थोड़ी ही थी। आ गई ना। तो आपको बस यही इंतजार करना है, आपको यही धैर्य रखना है बेटा ना, धैर्य बनाए रखना, मंजिल जरूर मिलेगी, आप घबराओ ना। कभी आप ऐसे है कि जैसे लाइट चली गई और मैं मान लो कह देता सॉरी दोस्तों, सॉरी भाइयों, सॉरी बहनों, सॉरी देवी और देवताओं, मैं जा रहा हूँ, बाकी हम क्लास कर लेंगे, लाइट चली गई है, ठीक है, हम भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन बेटा अगर धैर्य रखा जाए तो जैसे हमने किया अभी कि भाई थोड़ा इंतजार करते हैं, ठीक है, तो धैर्य रखना बेटा जीवन में बहुत ज़रूरी है ना। आप घबराओ मत, बनाए रखो अपने धैर्य को और चलते रहो एक साथ, है ना। 73 क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है, 73। हाँ, तो इसको भी बता दीजिए आज आप करके कि लो भाई ये भी हमने कर लिया। देखो भाई 2 पाइप है बेटा, 2 पाइप है ना, 2 पाइप है। मैं मान लेता हूँ एक पाइप ए है, एक पाइप बी है, ठीक है भाई, सही है ना। और वो कह रहा है 42 घंटों और 56 घंटों में भर सकते हैं किसी टंकी को। भाई ये भरने वाली पाइप है, मैं प्लस लगा दूँ, मतलब ये थोड़ा सा ये बताएगा प्लस कि भाई भर रहा है टंकी को, है ना। और ये 42 घंटे में भर सकता है, ये कितने घंटे में भर सकता है, 56 घंटे में। बोलो समझ में आया नहीं आया, ठीक है क्या, बोलो क्लियर है क्या। 42 और 56 घंटे में भर सकता है, ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया। अच्छा अब आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं भाई, आगे देख लो आप, क्या देख लो, जबकि तीसरा पाइप भरी हुई टंकी को 32 घंटों में खाली कर सकता है, जबकि तीसरा पाइप सी मान लेते हैं जो खाली करता है, मतलब माइनस है, जो 32 घंटे लेता है खाली करने में। कितने घंटे लेता है, 32 घंटे। तो आगे कह रहा है यदि तीनों पाइपों को तब समान समय पर चालू किया गया तब टंकी खाली थी, तो टंकी को पूरी भरने में कितना समय लगेगा, टंकी को पूरी भरने में कितना समय लगेगा, ये हमें बताना है। समझ में आया नहीं आया भाई, तुम बताओ, ये तो हो गया सवाल तो, ठीक है ना। लेकिन आप ये कहोगे भाई गुरुजी आज हमें बता दो कि हमारे पसीने छूट रहे हैं कि ये है कि सवाल में एलसीएम कैसे ले, है भाई एलसीएम में टाइम लग रहा है। अरे टाइम कहाँ, ये बेटा ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना सोच रहे हो। अब बेटा या तो आप एलसीएम यूं करके लो, मैं थोड़ा सा ऐसे लेता हूँ, है ना, ये मेरी थोड़ी आदत बनी हुई है, मैं एलसीएम यहाँ पे लिखने वाला हूँ, समझ में आया ना, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप यहाँ पे लिखो ऐसे करके, जैसे आपकी प्रैक्टिस हो वैसे करना। मैं आपसे ये नहीं कह रहा, आपसे कोई फोर्स नहीं कर रहा है कि आप ऐसे ही करो सवाल को, ठीक है। हाँ तो बेटा एलसीएम क्या है, एलसीएम देखो हम कैसे निकालते हैं। एलसीएम देखो, आप एक चीज बताओ, मैं यहीं से करना शुरू करता हूँ। देखो 32 है, 32 बताओ 2 का पिटारा नहीं है क्या, मतलब समझ रहे हो, 2 का पिटारा में क्या 32 के गुणनखंड करते हैं। तो देखो एलसीएम लेना एक मौखिक ले सकते हो आप, या तो आप भाई गुणनखंड करके करोगे ऐसे करोगे गुणनखंड करके, 42 56 32 भैया जय माता की। समझ में आया नहीं आया, ऐसे करेंगे ही करेंगे, ये तो हमसे कोई छीनने वाला है ही नहीं, इसको तो हम करेंगे ही करेंगे, सही है ना, ठीक है। लेकिन अगर इससे बच्चा जाए तो थोड़ा सा आप ऐसे सोच के भी कर सकते हो कि एक बात तो 2 32 है, 32 में 2 आएंगे ही आएंगे, है ना, और सारे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 32 ही आएगा। तो तुम बताओ ना, जब यहाँ पे भी तुम 56 के टुकड़े करोगे, 2 गुणा 7 8 जो भी आएगा, समझ में आया ना, 2 गुणा 7 यही तो आएगा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, तो तुम बताओ जब जोड़े बनाओगे तो 2 के जोड़े बनेंगे नहीं बनेंगे। एलसीएम में ज्यादा से ज्यादा जोड़े लेते हैं हम, तो बता 32 में सबसे ज्यादा जोड़े बनेंगे, तो 32 हमारा आएगा या नहीं आएगा, बता दीजिए आप, आएगा ना। तो ये संख्या तो ऐसे कैसे लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है। अभी देखना आप एलसीएम लेना, आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना। यहां से देखो तो 7 8 56, तो 8 तो 2 के जोड़े में जो मैं ले चुका, समझ में आया नहीं है। बचा क्या 7, तो 7 बचेगा यहां से, तो मैं 7 यहां पे लिख दूं क्या, तुम बताओ। 7 भाई 7 ही तो बचेगा, 7 8 56 8 तो 2 तो ले लिए मैंने, है भाई। इसको तोड़ो, 21 दूनी 42, 21 दूनी 42, फिर 7 तिया 21, तो 21 और 2 ही तो है, 2 तो मैं ले चुका, तो 21 ही तो बचेगा, 21 गुणा 7 ही तो बचेगा, है भाई। नहीं आया समझ में, है भाई। अरे भाई 21 है, 21 में तुम बताओ, मैं इसको करूँगा 21 दूनी 42 और 21 को तोड़ूंगा 7 तिया 21, 7 3 2, नहीं आया क्या, तो 2 तो मैं ले चुका, 32 में 2 आ ही जाएगा, है भाई। 7 यहाँ पे दोनों में कॉमन है, तो एक 7 आ जाएगा और 3 आएगा, तो 7 21 ही तो आएगा। तो तुम बताओ मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ क्या बेटा, ये थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना आप, समझ में आया ना, वरना एलसीएम ऐसे ले लेना जैसे अभी किया हमने, ठीक है ना। तो मैं 21 लिख सकता हूँ, 21, तो ये हमारा एलसीएम है, ठीक है।
सही है क्या? अब करके देख लो अब आप बेटा, है ना, मैं भाग देता हूं, देखो अब। अच्छा, तो यानी कि देखो मैं कह रहा हूं कि यानी कि ये हमारा टोटल वर्क है, ये कैपेसिटी है टंकी की, ये टोटल वर्क है, ठीक है, ये कैपेसिटी है। मान लो मैं मान के चलता हूं कि इतना लीटर पानी टंकी में आता है, इतना लीटर पानी मान लो टंकी में आता है। तो आप बताओ ए है जो इतने लीटर पानी को भरने में 42 घंटे लेता है। कितने घंटे लेता है? 42, बी 56 घंटे लेता है इसको भरने में। और इसी पानी को अगर सी द्वारा खाली किया जाए तो 32 घंटे में पानी खाली हो जाता है। लेकिन आप बताइए तो टोटल काम है, अगर मैं 1 घंटे का काम निकालूं, 1 घंटे का, कि 1 घंटे में कितना पानी ये भर सकते हैं या निकाल सकते हैं, तो बेटा 42 का भाग दे दो। 42 का भाग इधर दूंगा तो तुम देखो बेटा 42 का भाग मनी मनी में दो, 21 दूनी 42, 2 से 32 भाग दूंगा 16। समझ में आ रहा है नहीं यार? टुकड़े में रहना तो इसको गुणा मत करना, टुकड़े में करने में जो मजा है वो गुणा करने के बाद करने में नहीं है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? ठीक है ना? हाँ, तो 16 आ गया, यानी ये 1 घंटे में 16 लीटर पानी भर देगा। ए है जो टंकी में 1 घंटे में 16 लीटर पानी डालेगा, मान के चल रहे 16 लीटर। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? 16 का मतलब सही है नहीं है? हाँ, अब मैं 56 का भाग दूं तो बेटा अब देखो यहाँ पे 56 का भाग देगी, बोलो सही है ना? अब आप देख लो 56 का भाग दो तो मैं 7 से काट लूँ क्या? 7 तिया 21 और 7 8 56, 8 चौके 32, 4 4 तिया 12। तो बोलो बेटा 12 आएगा नहीं आएगा? समझ में आया ना? और अगर आपने ऐसे नहीं किया सवाल को 55 का ही भाग देते रहे, इनको गुणा कर लिया तो बस फिर तो बेटा हो गया, गर्त हो गया सब कुछ, ठीक है? नहीं फिर कोई मतलब नहीं बना। 32 का भाग दोगे 32 कैंसिल हो जाएगा, 21 बचेगा। जय माता की। बताओ कहीं प्रॉब्लम है तो? सही है ना? इसका मतलब ये हो गया कि ये है 1 घंटे में 16 लीटर पानी भरेगा, ये 12 लीटर पानी भरेगा ये वाला नल। और सी है जो ये निकाल रहा है, तो ये 1 घंटे में 21 पानी निकालेगा। समझ में आया ना? और आपसे कह रहा है अगर पूरी टंकी खाली हो और तीनों को एक साथ खोल दिया जाए, तीनों को एक साथ अगर खोल दिया जाता है, सारी टंकी अगर खाली है तो टंकी को भरने में कितना समय लेगा? आप बताओ। तीनों को एक साथ खोलेंगे तो ये 1 घंटे में 16 लीटर पानी डालेगा टंकी में, ये 12 लीटर डालेगा और ये 21 लीटर निकाल देगा। समझ में आया? अगर ऐसा काम हो रहा है तो आप बताओ ना टंकी में डल कितना रहा है 1 घंटे में? 16 और 12 बोलो बेटा, बोलो 16 और 12 28 नहीं हो गया क्या? तो 28 लीटर तो पानी डल रहा है टंकी में, क्योंकि ये डालेगा 16, ये 12, तो 28 लीटर पानी डल जाएगा टंकी में 1 घंटे में, 1 घंटे में, है ना? और ये 21 लीटर निकाल देगा, इसमें से 21 लीटर निकाल देगा। तो यानी कुल मिला के मैं कह सकता हूं कि 1 घंटे में टंकी में पानी पड़ेगा कितना? 21 तो निकल जाएगा, तो 7 लीटर नहीं पड़ेगा क्या? मैं समझ सकता हूं क्या? बोलो भाई 7 लीटर नहीं पड़ेगा क्या? बिल्कुल आप ये कहोगे 7 लीटर पानी भरा जाएगा 1 घंटे में। और आपको भरना कितना पानी है? ये भरना पानी है, सही है नहीं है? तो आपको टाइम चाहिए बेटा, टाइम चाहिए, समय। तो आप बताओ 1 घंटे में 7 भर रहा है, आपको पानी भरना है 32 गुणा 21 भरना है। तो आप बताओ 7 का दे दीजिए भाग, 7 तिया 21, तो 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, तो बेटा 96 घंटे लगेंगे। ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं तो 96 घंटे नहीं है। सही है नहीं है? क्यों नहीं है? अरे वो दिन में बदल रहा है, इसको किस में बदल रहा है? दिन में। तो आप बताओ ना 1 दिन बराबर होता है 24 घंटे, तो मैं 24 का अगर भाग दूं तो 24 चौके 96, तो मैं लिख सकता हूं 4 दिन। बोलो बेटा 4 दिन भी तो लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी तो बोल सकते हो 96 घंटे या 4 दिन। तो 4 दिन ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। बताओ कोई दिक्कत है तो? समझ में आया नहीं आया भाई बताओ? वो तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक क्वेश्चन है कि यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं इस क्वेश्चन में। समझ में? अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो मुझे नहीं लगता कहीं प्रॉब्लम है, फिर भी मैंने आपको थोड़ा सा आराम से बताया ना भाई, ठीक है? क्लियर है क्या? दोबारा बताऊँ क्या? ए है जो 42 घंटे में टंकी को भरता है, बी 56 घंटे में, सी 32 घंटे में खाली करता है। एलसीएम आपको टोटल वर्क को बताएगा। समझ में आया नहीं आया? तो ये काम करना, टुकड़े में ही रहने देना, गुणा मत कर देना। समझ में आया ना? वरना लगे रहना सवाल में, फिर 2 4 5 सेकंड 30 सेकंड 1 मिनट और फालतू लग जाएंगे हमें। समझ में आया नहीं आया? हाँ, तो 1 घंटे में तुम बताओ, इसमें 42 का भाग दे दो 1 घंटे के लिए, है ना? 1 घंटे के लिए 42 का भाग दिया 16, ये 12 आया, ये 21 आया। यानी कि 1 घंटे में ए तो 16 लीटर पानी डालेगा, बी 12 लीटर डालेगा, सी 21 लीटर निकाल देगा। तो डलेगा कितना? 28 डलेगा, 21 निकल जाएगा, तो 7 लीटर पानी फिर भी डलेगा 1 घंटे में। अब 1 घंटे में 7 लीटर डलता है, अपन को डालना इतना पानी है, तो 7 का भाग दे के देखो 96 घंटे लगते हैं। तो 96 घंटे में टंकी पूरी लबालब भर जाएगी, ठीक है ना? और 96 घंटे ऑप्शन नहीं है तो इसे दिन में चेंज कर लो 24 का भाग दे के। सही है नहीं है? बोलो क्लियर? हाँ भाई, नेक्स्ट देखिए क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना बेटा, क्लियर है?
हाँ आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप, है ना। आप बताओ कहीं प्रॉब्लम आए तो कमेंट्स बॉक्स में लिख देना, आप घबराओ मत बिल्कुल, है ना, बेझिझक लिख देना भाई गुरुजी ये प्रॉब्लम है, समस्या ये है। तो देखते हैं भाई आपकी समस्याओं को क्या निदान किया जा सकता है भाई। क्वेश्चन नंबर 74 देखो भाई, 74, ठीक है, हाँ 74 क्वेश्चन देखो। तो आपसे कह रहा है ये कोई क्वेश्चन नहीं, ये तुम कहोगे गुरुजी मत कराओ आप इसे, हैं भाई क्यों परेशान हो रहे हो आप, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो आप, है ना, सही नहीं है, ये मत कराओ आप, ठीक है, ये हम कर लेंगे भाई। कर कहाँ लोगे भाई, कर लिया आपने तो, सही है नहीं है। इसमें कह रहा है कि मैं 7 का अंकीय मान, 7 के अंकित मान, 7 के अंकित मान व स्थानीय मान का योग पूछ रहा है बेटा। अंकीय मान व स्थानीय मान का योग, सही है नहीं है, स्थानीय मान का योग पूछ रहा है, का योग, ठीक है। अब आप बता दीजिए भाई 7 तो कहाँ है, ये पकड़ लो 7 को, ये लो, सही है ना। अब स्थानीय मान की बात करूँ तो बेटा आप बताओ यहाँ पे कितने हैं अंक, 7 के आगे अंक कितने हैं, 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, ये तो स्थानीय मान हो गया भाई। स्थानीय मान का मतलब बेटा, स्थानीय मान का मतलब ये है क्या कि जितने अंक हैं, जिस 2 का चाहिए तो कितने अंक हैं यहाँ पे 4, तो 2 के आगे 4 जीरो। 8 है, 8 का चाहिए, 8 का स्थानीय मान, तो कितने अंक है 8 के आगे 3 अंक है, तो 3 जीरो लगा दो। तो 7 के आगे कितने अंक है 5, तो 5 जीरो लगा दिए, स्थानीय मान हो गया। अंकीय मान, अंकीय मान बेटा मतलब जातीय मान, कौन सा मान, जातीय मान, या शुद्ध मान भी बोल देते हैं इसे, है ना, आप इसका ध्यान रखना, है ना। इसको जातीय मान भी बोल देते हैं, इसको शुद्ध मान भी बोल देते हैं, क्या बोल देते हैं, शुद्ध मान, समझ में आया नहीं है। अंकीय मान भी, अंकित मान भी, इसका ध्यान रखना आप। तो बेटा 7 का अंकीय मान 7 ही होगा, है ना, क्या होगा 7, और योग करवा रहा है तो बता दीजिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है तो, ये हमारा आंसर है, ठीक है, कर लोगे ना, हाँ। तो अंकीय मान, जातीय मान, शुद्ध मान एक ही बात हो गई, आप इसका ध्यान रखना है भाई, ठीक है। फेस वैल्यू, है ना, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जातीय मान बेटा फेस वैल्यू बोलते हैं, और स्थानीय मान को प्लेस वैल्यू बोलते हैं, ठीक है, हाँ। क्लियर है इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो देख रहे हैं भाई, ठीक है ना, कि भाई सर बता दो भाई, बता दो, इंग्लिश तो बता दिया करो, हैं, ठीक है, बिल्कुल भाई बता दिया। अब अपना क्वेश्चन नंबर 75 बेटा, कौन सा क्वेश्चन नंबर 75 क्वेश्चन करते हैं, है भाई 75 क्वेश्चन करें क्या, 75 क्वेश्चन, ठीक है बेटा। देखो अच्छा इस क्वेश्चन को देख लो आप, है भाई। अब ये क्वेश्चन देखो, आप भी कहोगे भाई गुरुजी कमाल कर दिए, क्वेश्चन है क्या ये, हाँ भाई देखो भाई क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है बेटा मैं इसे लिख देता हूँ, है ना, क्वेश्चन को, है ना, आप कैसे समझ में नहीं आएगा अगर मान लो आप पीडीएफ नहीं देख पा रहे हो तो तर्क है बेटा ये, x का मान क्या है, x का मान क्या है, x का मान क्या है, ठीक है, हाँ भाई ये तो क्या है, और ये कथन है, कथन देखो बेटा कैसे, कथन ये है, कथन है हमारा। एक तो फर्स्ट कथन आपको ये दे रहा है कि a बराबर है 1/0 0/1, 0/1, ये मैट्रिक्स है बेटा, क्या है मैट्रिक्स, समझ में आया नहीं आया, हाँ, है ना, हाँ मैथ्स वाले स्टूडेंट जानते होंगे कि मैट्रिक्स क्या होती है भाई, ठीक है, हाँ। चलो आर्ट्स वाले घबराओ मत, भागना मत, भागना मत भाई, भागना मत, सही है नहीं है, ठीक है। कभी आप चले जाओ कि ये समझ में नहीं आएगा हमारे, अरे ऐसे कैसे नहीं आएगा भाई, सही है नहीं है, ठीक है, हम समझाएंगे ना, बिल्कुल आएगा, ठीक है। आप घबराओ ना, भागना मत भाई, है ना, बीच में क्लास छोड़ के, ठीक है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेटा, ना, सही है, हाँ। तो मैं इतनी मेहनत करा रहा हूँ तो आप थोड़ा डटे रहें। बट ये क्वेश्चन है ना, आपसे देखो मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ शुरू से ही। आपको एक प्रश्न तथा 2 कथन दिए गए हैं, यह तय कीजिए कौन से कथन प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त हैं। समझ में आया नहीं है, ठीक है भाई। तर्क तो ये दे रहा है और ये कथन दे रहा है 2, समझ में आया नहीं है। और हमें x की वैल्यू निकालनी है बेटा, x की वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है, x की वैल्यू, समझ में आया ना। अब ये x की वैल्यू निकालने के लिए आपको देखना है कि भाई बताओ आप x की वैल्यू निकालोगे कैसे, बोलो भाई x की वैल्यू निकालोगे कैसे। इस x की वैल्यू निकालने के लिए क्या आपके पास ये पहला तर्क, पहला कथन ही पर्याप्त है क्या, है भाई, या फिर दूसरा ही पर्याप्त है, पहले की आपको जरूरत ही नहीं है क्या। समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, क्या कह रहा है, बोलो, नहीं आ रहा है ना समझ में, है भाई। जैसे अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता है बेटा, एक बार थोड़ा सा साइड में आ जाओ, साइड में आ जाओ यहाँ पे, है ना भाई, है ना। जैसे मान लो x का मान निकालना है मुझे और कोई इक्वेशन ये दे देता, कैसे कि पहला कथन तो मान लो ऐसे दे देता, कैसे दे देता भाई, आपको ऐसे दे देता कि भाई क्या दे देता है, जैसे कि x का मान निकालना आपको देता है x² + 4, है ना, = 0, ठीक है क्या।
ऐसे दे देता, ठीक है ना, ये -4 कर बेटा ना, ये हो गया है ना। दूसरा कथन ये दे देता, कुछ भी दे देता, x² + 4 - 2x, या फिर ऐसे कह दे 4x + 2 = 0 है भाई। जैसे ये इक्वेशन दे दी हमें, दो x का मान हमें निकालना है, किसका मान निकालना है, x का मान निकालना है। समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना, बोलो भाई x का मान निकालना है, क्लियर है ना। तो और जैसे अब मैं तुम्हें ये x भी हटा दो, चाहे तुम ऐसे ही कर लो, केवल जैसे मान लो मैं तुमसे कहूँ y = 2 है, ऐसे, ठीक है। 2 इक्वेशन दे दी, मैं आपको समझा रहा हूँ क्वेश्चन कैसे है, मतलब क्वेश्चन क्या रहा है आपको ये देखना है, सही है नहीं है। तो बेटा x का मान निकालना है, मान लो x का मान निकालना है, क्वेश्चन ये होता, तो आप बताओ मैं x का मान निकालना है, तो x का मान यहाँ से निकल जाएगा, नहीं निकल जाएगा। x² -4 इधर आया तो प्लस का 4 हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर आया तो रूट हो जाएगा, 4 का रूट हो जाएगा 2, तो x का मान 2 आ गया, आया नहीं आया। तो तुम बताओ, यहाँ पे मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि कथन एक ही, पहले ही कथन से x की वैल्यू नहीं आ गई क्या, हमें दूसरे कथन की आवश्यकता पड़ी है क्या, दूसरे कथन की आवश्यकता पड़ी है, नहीं पड़ी, तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल फर्स्ट कथन, सही है ना, सही है नहीं है, कि हमारे x की वैल्यू देने के लिए एक पर्याप्त है, पहला कथन पर्याप्त है। समझ में आया ना, ये ऑप्शन मिल जाएगा आपको, पहला कथन पर्याप्त है, दूसरा पर्याप्त है, पहला और दूसरा दोनों पर्याप्त है, सही है, या इनमें से कोई सब पर्याप्त नहीं है। आया नहीं आया, ठीक है क्या। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है कि आपका x की वैल्यू चाहिए, तो आपको क्या केवल पहले कथन से निकल जाएगा x का मान, या फिर इस केवल दूसरे से निकल जाएगा, पहले की जरूरत नहीं पड़ेगी, सही है नहीं है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, या दोनों की जरूरत पड़ेगी x का मान निकालने के लिए, या आप x का मान निकाल ही नहीं सकते। समझ में आया नहीं आया ना, पहला और दूसरा दोनों ही क्या है, अपर्याप्त है, क्या है, अपर्याप्त, ये आपके ऑप्शन है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे, अब ये है क्या, अब आपकी समझ में यही नहीं आ रहा कि गुरुजी तो हम जानते हैं, ये तो हम कर लेंगे, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आया नहीं आया, यहाँ पे इस कथन की जरूरत है क्या, हमें नहीं है भाई, इसी से निकल गया ना, तो पहला कथन पर्याप्त है इसका आंसर देने के लिए, अगर क्वेश्चन ऐसा होता तो, सही है क्या। लेकिन अब हम चलते हैं इस वाले क्वेश्चन पर, बेटा ये क्या, ये मैट्रिक्स कहलाती है, क्या कहलाती है, मैट्रिक्स, समझ में आया ना। अब मैट्रिक्स है तो बेटा ये मैट्रिक्स है कौन सी, यूनिट मैट्रिक्स है, कौन सी है, यूनिट मैट्रिक्स, इकाई मैट्रिक्स बोलते हैं हम इसे, यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है ना, इकाई मैट्रिक्स, समझ में आया नहीं आया, ठीक है। अब ये इसकी वैल्यू होती है बेटा 1 होती है, क्या होती है, 1, क्या होती है, 1, समझ में आया नहीं आया, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, कैसे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 1 एकम 1, 0 एकम 0, 1 में से 0 गया 1 आएगा, समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। ये इसका करने का तरीका हो गया, क्लियर है क्या भाई, सही है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस देखो बेटा 1 का आएगा, ये यूनिट मैट्रिक्स है, इसका आंसर 1 आएगा, तो a की वैल्यू 1 आ गई, मतलब क्या है, a की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई, सही है नहीं है, ठीक है भाई। अब इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, तो हमें एक चीज बताओ, देखो ये है कि यहाँ पे अब तुम ऐसे, तो भाई x का मान x एकम x, ये 2, तो x - 2 नहीं आया, सही है ना। लेकिन आप एक चीज देखो, वो ये कह रहा है कि b इक्वल ये है, क्योंकि x की वैल्यू हमें पता ही नहीं है, तो b इक्वल अगर ये है, और इसके लिए कह रहा है कि आपके पास ये इक्वेशन दे रहा है कि ab बराबर क्या है, ab बराबर b है, ab बराबर क्या है, b, इसका यूज कर सकते हो आप, ab बराबर b, समझ में आया नहीं, क्योंकि यहाँ से तो निकल नहीं रहा, x एकम x और 2 एकम 2, तो x - 2 क्या निकालोगे, बराबर में कुछ होना तो चाहिए, बराबर में कुछ होना तो चाहिए, तभी तो x का मान। अब तुम ये मत कहना x - 2 आ तो गया, बराबर 0 कर दो, x बराबर 2, अरे बराबर 0 है कहाँ पे, कहीं पे भी नहीं है ना, समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना, बराबर में तो है ही नहीं कोई संख्या, तो बराबर में नहीं है, तो इसलिए नहीं, तो इसलिए तो उसने इक्वेशन दी है, सही है ना। अब इस इक्वेशन के अनुसार अगर हम देखें तो आप बताओ a की वैल्यू तो 1 है, a की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो 1 आ गया, ये b है, बराबर क्या है, b है। अब आप एक चीज बता दिए, b बराबर b है, b बराबर क्या है बेटा, b है, तो तुम बताओ अगर मैं b की वैल्यू, यानी ये b की वैल्यू रखूं 1 1 2x, बेटा पहला तो ये बटा होना ही नहीं चाहिए अपॉन, समझ में आया नहीं आया, या थोड़ा सा मिसप्रिंट है, बाकी आप अगर है भी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। हाँ अच्छा बताओ, ये तो हो गई किसकी वैल्यू, बोलो ये तो हो गई आपकी, बोलो किसकी वैल्यू, b की, तो इधर भी तो तुम b की वैल्यू निकालोगे, तो यही तो करोगे 1 1 2x, बोलो समझ में आया नहीं आया। अब आप बताओ यहाँ से x की वैल्यू निकल सकती है क्या, कभी नहीं निकल सकती, आप बताओ ना, दोनों बराबर है भाई, और बराबर हैं तो x की वैल्यू निकालोगे कैसे, नहीं निकाल सकते ना। अरे आप कहोगे जैसे x एकम x, x - 2 आ गया, 2 एकम 2, ऐसे x एकम x, 2 एकम 2, बराबर में x एकम x, 2 एकम 2, कैसे निकालोगे वैल्यू बताओ, ये प्लस का x इधर आया तो माइनस का x, तो x में से x गया, 0 ही तो बचेगा, कट जाएगा, -2 से -2 कट जाएगा, क्या बचा, बचा तो कुछ भी नहीं, x ही नहीं बचा, x की जिसकी वैल्यू निकालनी वही कट गया है। अब क्या
अचार डालें हम, सही है नहीं है? समझ में आया नहीं आया? तो तुम बताओ, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि इस x का मान निकालने के लिए ना तो कथन फर्स्ट पर्याप्त है ना सेकंड पर्याप्त है, दोनों ही क्या है? अपर्याप्त है। आया नहीं आया? बोलो भाई, आपके समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना? तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका इसमें ऑप्शन पहला ही हो जाएगा। ये पहला ऑप्शन कह रहा है फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कथन पर्याप्त नहीं है, सही है ना? ठीक है, इसमें सेकंड ऑप्शन बी ऑप्शन है केवल कथन सेकंड पर्याप्त है, केवल सी ऑप्शन है केवल कथन फर्स्ट पर्याप्त है, डी ऑप्शन है या तो कथन फर्स्ट अथवा या सेकंड पर्याप्त है। या तो आएगा तब ना जब या तो की स्थिति बनेगी। समझ में आया नहीं है? यहाँ तो क्लियर पता लग गया हमें कि हमें इन दोनों कथनों की जरूरत है नहीं, दोनों कथनों से निकल ही नहीं सकता एक्स का मान। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना? तो स्पष्ट मना कर देंगे हम कि ना तो कथन फर्स्ट और ना कथन सेकंड पर्याप्त है, सही है ना? मतलब आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कथन अपर्याप्त हैं। क्या है? अपर्याप्त है। समझ में आया ना? ठीक है क्या बेटा? सही है? हाँ, अब लाइट जा चुकी है, मैंने आपको ये क्वेश्चन भी बता दिया, सही है ना? ठीक है, एक बार दोबारा व्यवधान उत्पन्न हो गया आपके बीच, पढ़ाई के बीच। ठीक है, बोलो भाई, क्लियर है ना? तो अब हम बेटा क्या करते हैं, तो अब हम कल ही मिलते हैं। क्या मिलते हैं? कल। क्लियर है ना? लाइट भी नहीं चाहती हम आपको और पढ़ाएं हैं भाई, सही है ना? ठीक है, और देख लेते हैं 1-2 मिनट, नहीं बाकी बेटा कल करते हैं, शायद बहुत हो गया आज है भाई। आ गई लाइट, तो लाइट ने तो अपना काम कर दिया भाई, अब अपना अपना काम हम करेंगे। समझ में आया? आप बताओ बेटा, आपको सेशन कैसा लग रहा है ये? बोलो। ठीक है, आपके समझ में आया नहीं आया? क्वेश्चन आया नहीं आया? एक बार दोबारा देख लेता हूँ, मैं दोबारा बता देता हूँ। बट इसे यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। समझ में आया नहीं आया? मैट्रिक्स बोलते हैं। तो आप बताओ, मैट्रिक्स बोलते हैं, ये बटन नहीं आना चाहिए था, ये नहीं आना चाहिए था, ये ऐसे भी आ जाता है, ध्यान रखना। ठीक है ना? कोई जरूर नहीं है ऐसे लगाए, पर अब लगा रखा है तो हमने लगा दिया, है ना? समझ में आया ना? ये ऐसे भी हो सकता है। तो अब बताओ, यूनिट मैट्रिक्स बेटा ये ऐसे निकलता है, तो ये यूनिट मैट्रिक्स है, तो ये 1 आता है। इसका आंसर क्या आता है? 1। तो 1 कैसे है? 1 एकम 1, 0 एकम 0, 1 में 0 गया, 1 आ गया। ठीक है, अच्छा, एक दूसरी कंडीशन ये दे रखी है, दूसरा कथन हमें ये दे रखा है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो यहाँ से तो एक्स का मान निकलेगा नहीं, तो यहाँ इसलिए उसने एक इक्वेशन दे रखी है हमें, ए बी बराबर बी दे रखा है। अब आप एक चीज बता दीजिए, अगर मैं ये भी तो कह सकता हूं कि भाई बी से बी कैंसिल हो गया, बोलो नहीं कह सकते क्या? बी से बी क्या हो गया? कैंसिल हो गया, बचा क्या? ए। तो ए बराबर हमने क्या दे रखा है? 1। तो आप बताओ एक्स की वैल्यू निकली कहाँ? एक्स ही गायब हो गया, एक्स तो बचा ही नहीं इक्वेशन में, एक्स तो बचा ही नहीं, बी से बी कैंसिल हो गया, तो ए बराबर कुछ नहीं बचा यहाँ पे। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, अब ए का आंसर थोड़ी देना है हमें, ए थोड़ी देना है, ए बराबर 1 है कि ए का मान पूछ रहा है वो हमसे एक्स की वैल्यू पूछ रहा था, तो एक्स तो बचा ही नहीं। आया नहीं आया? तो एक्स का मान निकालने के लिए ना तो कथन फर्स्ट पर्याप्त है, ना ही बेटा सेकंड पर्याप्त है, सही है नहीं? ये दोनों ही कथन क्या है? गलत है। तो एक्स का मान हम नहीं दे सकते। तो ऐसे क्वेश्चन और भी आएंगे और कराएंगे हम, बाकी आप कर लोगे क्या? बिल्कुल। बोलो समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना? क्लियर है क्या भाई? आया या नहीं आया भाई? एक बार आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें भाई, बेटा पढ़ते रहे, है ना? जो नहीं आए तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिखें, गुरुजी हमारे आपके समझ में नहीं आ रही, आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हो बेवजह, कोई मतलब नहीं निकल रहा। समझ में आया नहीं आया? ठीक है ना? बिल्कुल आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दो चाहे आप, ठीक है, जिससे मैं और थोड़ा सा बेहतर तरीके से देख लूँगा भाई कैसे करना है। आया नहीं है? और आपको अगर आ रहा है अच्छी तरीके से तो आप भाई लिखो कि भाई गुरुजी वाह मज़ा आ गया। समझ में आया नहीं आया? ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत कहीं प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हाँ, तो आप भाई कुछ लिखा करो और अपने वीडियो को शेयर करो, ठीक है ना? हाँ, आप ही की है सब कुछ, आप ही का रहना खहना सहना वेना सब कुछ आपका ही है, ठीक है? ठीक है भाई, हाँ, तो आप अपने वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपकी मर्जी है, ठीक है? पसंद आए तो कीजिए, नहीं आए तो मत कीजिए। क्लियर है ना? तो बाकी हम बेटा कल मिलते हैं, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्लियर है ना बेटा? पढ़ते रहो, एग्जाम कभी भी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमारा काम है केवल पढ़ना, तो पढ़ना 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 तो पढ़ना है आपको, ठीक है ना? बाकी हम कल करते हैं ना भाई, 75 क्वेश्चन तक आज हो चुके हैं, है ना बेटा? अब आके हम कल करते हैं। क्लियर है? थैंक यू बेटा, धन्यवाद, है ना? जय हिंद। ओके।